आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी देती चलूं। जी हां, जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज आरजी कॉलेज में भी चेकिंग अभियान चलाया गया। सभी जो पुरातत्व छात्र थे उनको बुलाकर, पुरातत्व शिक्षकों को बुला करके उनसे वार्तालाप किया गया। दूसरी ओर आपको ये भी बताते चलूं कि 2004 से सरकारी कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दी गई है, लेकिन विधायकों की पेंशन कर दी गई है, जिससे सभी संस्थाओं में काफी रोष है और बार बार सभी संस्थाएं आवाज उठा रही हैं कि सरकारी व्यक्ति 60 साल तक सेवा करता है, अपनी पूरी उम्र नौकरी के नाम कर देता है, लेकिन उसके बाद जब उसे पैसे की जरूरत होती है तब उसकी पेंशन बंद कर दी गई है। उन चीजों को लेकर भी आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा गया। साथ साथ आपको याद होगा, मैंने दिखाया था 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जिला अस्पताल में रक्तदान कैंप लगाया गया था, जिसमें बढ़ चढ़कर सभी ने रक्तदान किया था। 244 यूनिट रक्तदान हुआ था। उसमें से कुछ जो रक्त आया है, जो कुछ यूनिट रक्त आया है वो संक्रमित आया है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आज हमारी एमडी न्यूज की टीम वहां पहुंची और जो ब्लड बैंक के अधिकारी हैं उनसे पूरी जानकारी ली। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं कि दबंगों के हौसले कितने बुलंद होते जा रहे हैं। सड़क चलतों पर या राहगीरों पर भी हमला किया जा रहा है। वहीं अनजान व्यक्तियों, अगर कोई व्यक्ति रोक रहा है तो दूसरे व्यक्ति भी उस पर हमला कर रहे हैं। दबंगों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि बिना सोचे समझे वार किया जा रहा है। आज ऐसे भी कई मामले सामने आए। साथ साथ बच्चा होना या ना होना ये कुदरत और भगवान के हाथ में होता है, लेकिन परिवार में इस समस्या को लेकर के मारपीट की जा रही है। आज पति पत्नी इंसाफ के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंचे। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। थाना निसाड़ी गेट क्षेत्र श्याम नगर में कपड़ा कारोबारी वसीम राणा के घर अचानक हाथ में तमंचा लेकर घर में घुसे 2 युवक। गली में मचा हड़कंप। क्षेत्रवासियों की सूचना पर पहुंची पुलिस। एक आरोपी को किया गिरफ्तार, दूसरा मौके से फरार। पुलिस लगी पूछताछ में। मेरठ कॉलेज मेरठ के छात्रों ने गर्ल्स व बॉयज हॉस्टल खुलवाने को लेकर जमकर किया हंगामा। प्रिंसिपल ऑफिस के तोड़े शीशे, जमकर की बहस। प्रिंसिपल ने मैनेजमेंट व टीचरों के साथ मीटिंग कर बात करने का समय मांगकर छात्रों को कराया शांत। थाना भैंसुमा क्षेत्र में मुजफ्फरनगर के कलेक्शन एजेंटों से मेरठ में कार को ओवरटेक कर 2 हथियारबंद बदमाशों ने 18 लाख की लूट को दिया अंजाम। कार का शीशा तोड़ नोटों से भरा बैग लूटा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसएसपी देहात व कई थानों की पुलिस लगी जांच में। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020 से 2025 को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उपयोग उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें आए हुए सभी अतिथियों ने रखे अपने अपने विचार। श्याम मोरवी मंडल द्वारा जिमखाना मैदान में 15वीं शिव संध्या का किया गया आयोजन। शिव संध्या में सुंदर सुंदर झांकियां, शिव बारात के साथ कार्यक्रम स्थल पर सजाया गया शिव दरबार। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे कैंट विधायक अमित अग्रवाल। दिल्ली हरियाणा से आए प्रसिद्ध भजन गायकों ने भजन गाकर भक्तों को किया मंत्रमुग्ध। यूजीसी नेकपियर टीम ने रघुनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज का किया निरीक्षण। कॉलेज के सभी विभागों, शैक्षणिक व शैक्षणात्मक गतिविधियों, लाइब्रेरी व क्लर्क ऑफिस का बारीकी से किया अध्ययन। बच्चों, अभिभावकों, पुरातन छात्राओं व शिक्षिकाओं से की भेंट। इस अवसर पर कॉलेज कल्चर समिति द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। वेस्टर्न रोड निवासी युवकों के साथ कुछ दबंगों ने दिखाई दबंगाई, लाठी डंडों से की मारपीट। पीड़ित युवक इंसाफ के लिए पहुंचा एसएसपी कार्यालय, लगाई इंसाफ की गुहार। कहा नाम दर्ज आरोपियों के खिलाफ की जाए जल्द से जल्द कार्रवाई। एक महिला के बच्चे न होने के कारण लगातार ससुराल पक्ष के लोग महिला व उसके पति के साथ कर रहे गाली गलौज व मारपीट। आज पीड़ित व्यक्ति पहुंचे एसएसपी कार्यालय, अपने पिता, भाई, भाभी पर कार्रवाई की मांग को लेकर
इंसाफ की लगाई गुहार। 2004 के बाद सरकारी कर्मचारियों की पेंशन समाप्त होने व विधायकों की पेंशन शुरू करने से सभी में आक्रोश। आज मानव अधिकार एवं न्याय सुरक्षा पैरी के सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर किया सांकेतिक मौन व्रत। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर को जिला अस्पताल में लगाया गया था रक्तदान कैंप, जिसमें 244 यूनिट हुआ रक्तदान। रक्तदान के बाद जांच की प्रक्रिया में पाया गया 9 यूनिट ब्लड हेपेटाइटिस सी व 1 यूनिट ब्लड हेपेटाइटिस बी से संक्रमित, जिसको लेकर आज एमडी न्यूज के संवाददाता ने ब्लड बैंक के अधिकारी से ली जानकारी। उन्होंने कहा 10 यूनिट देने वाले उन व्यक्तियों को किया गया फोन, बुलाया गया अस्पताल, किया जाएगा उनका उचित उपचार और ब्लड किया जाएगा नष्ट। थाना खरखौदा क्षेत्र के नगला कबूलपुर में नाला बनाने को लेकर सर्व समाज व दलित समाज में हुआ संघर्ष। आज पीड़ित समाज पहुंचा जिलाधिकारी कार्यालय, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नाला बनाने की अनुमति देकर जिलाधिकारी ने जांच के दिए आदेश। जिला संबल तहसील गुन्नौर थाना धनारी क्षेत्र निवासी राम सिंह की 17 वर्षीय पुत्री के पेट में दर्द के कारण 24 घंटों में ही कई अस्पतालों में कराया उपचार। दिल्ली ले जाते समय युवती की हुई मौत। परिवारजनों का आरोप, पड़ोस में ही रहने वाले फार्मासिस्ट ने दी गलत दवाई। दूसरे पक्ष में फार्मासिस्ट का कहना, परिवार ने बड़ी बेटी की शादी में लिए थे 50,000 रुपए, अपने पैसे वापस मांगने के कारण युवती के परिवारजन लगा रहे गलत आरोप। जिला संबल गुन्नौर ब्लॉक के गांव सिरौरा काजी के प्राथमिक विद्यालय में भोजन व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है दुरुस्त। मेन्यू के अनुसार नहीं दिया जा रहा बच्चों को भोजन की गुणवत्ता भी है बहुत खराब। प्रधानाचार्य द्वारा स्कूल में साफ सफाई पर भी नहीं दिया जा रहा ध्यान। पानी की टंकियों में जमी हुई है काई। बच्चों की जिंदगी के साथ हो रहा खिलवाड़। आज एमडी न्यूज के संवाददाता आकिब सैफी पहुंचे प्राथमिक विद्यालय, कुछ नजारे कैमरे में किए कैद। अब खबरें विस्तार से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आपको दिखाया भी था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम किए गए, रक्तदान कैंप लगाए गए। तो मैंने आपको दिखाया था कि जिला अस्पताल में रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर रक्तदान करने के लिए सभी पहुंचे। 244 यूनिट रक्तदान हुआ। 244 यूनिट रक्तदान के बाद मैं आपको बताती चलूं, आज हमारी एमडी न्यूज की टीम ब्लड बैंक के अधिकारी से बात करने पहुंची, तो उन्होंने बताया कि 244 जो रक्त यूनिट आया था, उसके बाद में उसका चेक होता है सारा कि कोई संक्रमित तो नहीं है, किसी व्यक्ति को कोई संक्रमित ब्लड तो नहीं चढ़ जाएगा, उसको लेकर के उसको चेक किया गया, जिसमें से 9 यूनिट ब्लड हेपेटाइटिस सी और 1 यूनिट ब्लड हेपेटाइटिस बी से संक्रमित पाया गया, जिसको लेकर के उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। जो डिस्ट्रॉय की प्रक्रिया है, उसके प्रक्रिया के अधीन उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। लेकिन जिन लोगों का वो ब्लड था, उनको फोन के माध्यम से सूचित किया गया है, उनको अस्पताल बुलाया गया है, उनको बताया जाएगा कि आपको क्या बीमारी है और उसके बाद उनका इलाज भी कराया जाएगा। हेपेटाइटिस सी का इलाज जिला अस्पताल में ही होता है और हेपेटाइटिस बी के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। तो आपको बताती चलूं, रक्तदान कैंप में जो रक्तदान किया जाता है वो पूर्ण रूप से बाद में चेक किया जाता है कि वो सुरक्षित है किसी व्यक्ति के लिए या किसी व्यक्ति के लिए नहीं। तो मैंने आपको बार बार लगातार बताती हूँ कि आपके द्वारा दान की गई रक्त की एक बूंद किसी को जीवन दान दे सकती है। अभी जो 17 सितंबर को रक्तदान हुआ था, उसमें 244 यूनिट रक्त लिया गया था। उसमें से 10 यूनिट, जिसमें कि 9 हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव और 1 हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आई है, इसलिए उनको नष्ट कर दिया जाएगा। जो भी ब्लड यहाँ पे लिया जाता है, उसकी पहले पूरी तरह से जांच की जाती है और उसके बाद में उसको ये डिक्लेयर किया जाता है कि यह रक्त जो है किसी भी बीमारी से संक्रमित नहीं है और यह पूरी तरह से सुरक्षित रक्त है। किसी भी मरीज को संक्रमित ब्लड ना चला जाए, उससे पहले रक्त की पूरी जांच की जाती है। उसी प्रक्रिया में ये 10 यूनिटें संक्रमित रक्त की पाई गई हैं और उनको फिल्टर करके अलग कर दिया गया है। अब इनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। एक प्रक्रिया है डिस्ट्रॉय करने की, उसके अनुसार इसको डिस्ट्रॉय करके और बायोवास्ट मेडिकल में भेज दिया जाएगा। जितने भी लोगों का रक्त संक्रमित पाया गया है, उन सभी को फोन करके उनको बुलाया जाएगा
और दोबारा से फिर एक बार जांच की जाएगी और ये कंफर्म किया जाएगा कि ये इसी बीमारी से ग्रसित हैं। उसके बाद में हेपेटाइटिस सी की क्लिनिक यहाँ पे है, उसमें इनका उपचार कराया जाएगा और जो हेपेटाइटिस बी है उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में कराया जाएगा। 2004 में सरकारी पेंशन खत्म कर दी गई थी, जी हां, जिसको लेकर के सभी संस्थाओं में काफी आक्रोश है और विधायकों की पेंशन शुरू कर दी गई है, उसको लेकर भी सभी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, मानव अधिकार एवं न्याय प्रहरी संस्था के सभी सदस्य जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने मौन व्रत रख सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि 2004 से 60 वर्ष की आयु वाले सभी सरकारी कर्मचारियों की जो पेंशन दी जाती थी वो खत्म कर दी गई है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। 60 वर्ष तक सरकारी कर्मचारी सरकार की सेवा करता है, लेकिन उसके बाद उसको जो है बिल्कुल बेकार कर दिया गया, उसकी पेंशन बंद कर दी गई। दूसरी ओर विधायक चाहे 1 साल के लिए बने या 5 साल के लिए बने, उनकी पेंशन शुरू कर दी गई है, उनको चिकित्सा सुविधा दी जा रही है, बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है और वैसे ही उनके पास इतना पैसा आता है, उसके बाद भी उनको जो पेंशन दी जा रही है उससे सभी रुष्ट हैं। आज जिलाधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। हम लोग अभी शांति की अपनी बात रख रहे हैं और अवगत कराना चाहते हैं माननीय डीएम साहब को, एडीएम साहब को ये कार्रवाई बताओ। आज हम लोग जो की दिक्कत है, लेकिन उसमें पानी जो भरता है सड़कों में आ जाता है, आने जाने वाले बच्चों को बहुत दिक्कत, वो सरकारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है और ढूंढे वो करके कि हम ये करा देंगे। पानी की निकासी रोकी हुई है कि काफी दिन से नाले का। शर्मा, मेरठ मंडल अध्यक्ष, मानवाधिकार न्याय सुरक्षा। आज हम इस मांग को लेकर यहाँ आए हैं। वर्ष 2004 के बाद, जैसा कि सभी को ज्ञात है, सरकारी कर्मचारियों की भारत सरकार द्वारा पेंशन बंद कर दी गई थी। एक सरकारी कर्मचारी आजीवन पूरा जीवन सरकार के लिए समर्पित करने के बाद 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होता है, उसके लिए पेंशन खत्म कर दी गई। लेकिन उसके विपरीत एक विधायक अथवा सांसद या अन्य जनप्रतिनिधि, अगर वो 1 साल के लिए भी विधायक या सांसद बनता है, वो आजीवन पेंशन प्राप्त करता है। क्या मांग है? हमारी मांग है कि नंबर 1 इनकी पेंशन समाप्त की जाए। दूसरी हमारी मांग है, एक नौकरी के लिए, किसी भी पद पर नौकरी है, एक निश्चित शैक्षिक योग्यता का प्रावधान है। लेकिन एक विधायक अथवा सांसद, वो अगर अनपढ़ भी है, वो विधायक भी बन सकता है, सांसद भी बन सकता है। तो हमारी दूसरी मांग है कि इनके लिए एक निश्चित शैक्षिक योग्यता निर्धारित की जाए। हम आज इस मांग के लिए महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं और मांग करते हैं कि विधायक और सांसदों की पेंशन समाप्त की जाए और इनके लिए एक निश्चित शैक्षिक योग्यता निर्धारित की जाए। ठीक है। थाना खरखौदा क्षेत्र में तालाब पर पुल बनाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ। जी हां, सर्व समाज व दलित समाज में काफी समय से इस समस्या को लेकर के संघर्ष चल रहा है। वहां पर पुल नहीं बनाने दिया जा रहा है, जिसके कारण से बरसात में पानी भराव की समस्या काफी सामने आ रही है। काफी जमकर जब संघर्ष हुआ तो आज पीड़ित जो समुदाय के लोग थे वो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई। जिलाधिकारी द्वारा उनको आश्वासन दिया गया कि पुल बनाया जाए और बाद में जांच के भी आदेश दिए। बुला लेंगे। काफी दिन से नाले का प्रकरण चल रहा है, नाले को नहीं निकलने दे रहे हैं। हम विज्ञप्ति देने आए हैं, शासन प्रशासन को ये बताने आए हैं कि यदि इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो आम जन को बहुत दिक्कत होगी। तो आज भी वहाँ पानी भरा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो पानी में होकर जाते हैं, लेकिन कोई भी लोग। मैं दुष्यंत तोमर, वार्ड नंबर 23 से जिला पंचायत सदस्य अनिता जी का पुत्र हूँ। देखिए, अब मेरे क्षेत्र में, मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में ग्राम नंगला कबूलपुर पड़ता है, उसमें एक बड़ी गंभीर समस्या पिछले कुछ समय से चल रही है। हमारे द्वारा एक वहाँ नाले का निर्माण कराया जा रहा है। जब नाले का निर्माण वहाँ कराया जा रहा है तो वहाँ विशेषकर दलित समुदाय द्वारा उस नाले को रोका गया, रोकने का प्रयास किया गया है। गाँव के अंदर आज भय का माहौल है, झगड़े का माहौल है, पूरा गाँव में एक दंगा जैसे होने की स्थिति बनी हुई है। उसका कारण क्या है? गांव में एक तालाब है, तालाब में जब बरसात होती है तो ओवरफ्लो पानी हो जाता है। ओवरफ्लो पानी अभी भी कच्ची नाली के माध्यम से, हमारा एक खुदान की भूमि पड़ी है जो 2530 वर्ग मीटर की है, उसमें अभी भी कच्ची नाली के माध्यम से उसमें पानी जाता है। हम उसको सिर्फ पक्की बनवा रहे हैं।
वो ये कहकर उस खुदान की भूमि में पानी नहीं जाने दे रहे कि हमारा वो शमशान की भूमि है, जबकि उनकी शमशान की भूमि का खसरा नंबर भी अलग है। उनका खसरा संख्या 136 का है, जिसकी 380 वर्ग मीटर भूमि है, और हमारा जो जिसमें हम पानी भेज रहे हैं खुदान की भूमि है वो है 2530 वर्ग मीटर, उसमें हम पानी डाल रहे हैं, जबकि वो 25 से 30 फुट गहराई में भी है और इनका शमशान लगभग 20 फुट की ऊंचाई पर है। अभी आप जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि वो उन्होंने एक बात दायर किया था और यहाँ पर कचहरी में बात दायर किया था, कोर्ट में स्टे लाए थे वो नाला रुकवाने के लिए, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। जज साहब ने उसे खारिज किया, उसका आदेश हमारे पास है। हमने ये जानकारी एडीओ वीडियो अपने जिला पंचायत अध्यक्ष जी को, डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, एडीएम साहब को, हमने सभी तमाम अधिकारियों को जानकारी दी है। सभी लोगों ने पूरा वाद सुनने के बाद हमारे पक्ष में फैसला किया है और बिल्कुल कहा है कि आप इस नाले को बनाइए। वो लोग दलित समुदाय के लोग बहुत सारे इकट्ठा होकर अपनी महिलाओं को वहाँ भेजकर कहते हैं कि हम तुम पर SC/ST एक्ट लगवा देंगे, बलात्कार लगवा देंगे, लूट लगवा देंगे, ऐसी धमकी देते हैं, जिससे गाँव के अंदर एक बहका, एक झगड़े का। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि वो जो नाला है, नाले से पूरे गांव की समस्या खत्म हो जाएगी, वो पानी बाहर जाना चाहिए, सड़कों पर पानी भरा रहता है, उस खुदान की भूमि में पानी जाना चाहिए। अब मैं आपको बताती चलूं, बच्चा होना या ना होना ये सब भगवान के हाथ में होता है। इलाज कराया जाता है, लेकिन बहुत से लोगों के बच्चा नहीं होता, इसमें उन व्यक्तियों का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन परिवार के सदस्य इस बात को लेकर के मारपीट कर रहे हैं। जी हाँ, आज एक पीड़ित पति पत्नी इंसाफ की गुहार लगाने के लिए SSP कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है, पति ने बताया, जो व्यक्ति ने पूरी जानकारी दी, कि उसकी पत्नी को काफी समय से बच्चा नहीं हो रहा है, जिसको लेकर के उसके माता पिता, उसके बड़े भैया भाभी उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। उस पर गलत संबंध बनाने का भी भाभी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर के पहले भी एक बार मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी जांच भी कराई गई सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आज पीड़ित परिवार के साथ फिर मारपीट हुई और दोनों पति पत्नी SSP कार्यालय में इंसाफ के लिए पहुंचे और कहा कि वो तो अपनी पत्नी के साथ अलग रहना चाहता है, उसका हिस्सा उसको दिलवा दिया जाए, जिससे वो अपनी पत्नी के साथ अलग रहकर अपना जीवन यापन कर सके। एप्लीकेशन दे दी अंदर जी, वर्ड दिखा दो। नंबर डाल दो इस पर। सर, मेरे घर वाले को, मेरे पिताजी, भैया, भाई, ये बच्चे ना होने की वजह से जिसे तलाक दिलवा रहे जी, आए दिन झगड़ा रहता जी घर के ऊपर। मैं कहता इनसे कि मेरा हिस्सा बांट दो, मैं तुम अपना खा कमाओ, मैं अपना खा कमाऊँ, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं। जब भी जरा सी गाली गलौज होती, जब भी मारते पीटते मुझे। मैं एक लाऊँ जी, अभी 2 महीने से मेरी घरवाली घर पे जा रही थी, पीछे मेरी घरवाली पे भी उन्होंने चिलम मारी थी जी, उस पर बजाया था खूब। अब भी मेरी घरवाली है जी, मरम पट्टी कोई भी रखी थी, मैं वकील के दौरे। अब ये किसने चोट मारी आपके? ये मेरे एक पिताजी हैं, बड़ा वाला भाई है और मेरी बड़ी वाली भावा जी, और मेरे खिलाफ बलात्कारी का आरोप लगाते हैं कि उनके भावा के साथ ऐसा करा जी। वो मेरी माँ बराबर है और पुलिस वालों ने भी थाना बुलाओ दे, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरी डॉक्टरी सब करवाई पर कोई एक्शन नहीं ले रहे घर वाले। ये कप्तान साहब क्या कह रहे हैं? कप्तान साहब ने तो कुछ नहीं कहा जी, बस ये है कि उन्होंने कह दिया आप जाओ। दबंगों की दबंगाई कितनी बढ़ती जा रही है तो मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। दबंग ये भी नहीं देखते कि कोई व्यक्ति खड़ा है, उससे हमारा कोई मकसद नहीं है, कोई हम उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उसके साथ भी मारपीट की जा रही है। आज ऐसी ही घटना सामने आई थाना सदर क्षेत्र के पत्ता मोहल्ला से। एक युवक अपने दोस्त के साथ उसके मौसी के घर बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। जब वहां से वापस लौट रहे थे, अचानक से खड़े हुए थे कुछ दबंग आकर उसके दोस्त के साथ कहासुनी करने लगे। पूछताछ करने पर जो दूसरा दोस्त साथ में गया था उसने पूछताछ की कि आप कौन हैं और इस तरीके का अवैध व्यवहार क्यों कर रहे हैं, तो जवाब ना देते हुए उसके साथ मारपीट की गई। लाठी डंडे और स्कूटी की चाबी के द्वारा उसके मुंह पर भी चोट मारी गई। आज पीड़ित जो है घायल अवस्था में SSP कार्यालय पहुंचा, उसने इंसाफ की गुहार लगाई। नामदर्ज आरोपियों के नाम लिखवाए गए, उनके नाम की कंप्लेंट की गई। बताया गया कि वो शराब बेचने का काम करते हैं और काफी समय से इसी कारोबार में है और इसी तरीके से दबंगाई समय समय पर दिखाते रहते हैं।
भैया जब दारू बेचेंगे तो ऐसे लोगों तो दारू बेच के हमारे बच्चों को अपना तो वो कर लिया, हमारे बच्चों को नुकसान कर दिया। 3 ऊपर 7 दिन से लड़का कुछ खा ही ना रही रोटी मेरा नाम अनुज है। ये मेरा दोस्त है शिवम, उसके बर्थडे में गया था वैसे मौसी के लड़के का। तो मैं जैसे मंदिर पर आया ना मैं, तो उससे बात कर रहा था मैं उससे। तो दूसरा बंदा आया, उसे बैठने लगा, उस पर पता नहीं क्या क्या करने लगा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने क्या बात होगा भैया। तो उनने दूसरे भाई को बुलाया, उनने आते मेरे अंदर रेपट मारने चालू कर दिया। फिर भैया उनने ही मारने लगा, दूसरा ही मारने लगा। तीनों मेरे ऊपर मारने लगे। एक ने डंडा ले रखा था, एक ने ईंट ले रखी थी, एक ने स्कूटी की चाबी निकाल के मेरे मुंह पे मार दी और ईंट मार दी। छाती पे चढ़ के बैठ गए, तीनों मार रहे हैं मुझे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम सदर वेस्टर्न रोड के रहने वाले हैं। वो कौन लोग थे जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया? वो एक का नाम सोनू है, एक का नाम गौरव है, एक का नाम जतीन है। उसके चाचा का नाम वो है मन्नू। अभी आप एसएसपी आए हैं, एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसएसपी साहब ने तो हमें उम्मीद है कि उन्होंने शराब पी रखी थी और शराब बेचते हैं ऐसे वो। और जो उन्होंने सामने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, बाकी थानाध्यक्ष जी को महोदय को लिख दिया है, आगे कार्रवाई जो भी होगी बस हमें इंसाफ। यूजीसी नेकपियर टीम द्वारा आज आरजी डिग्री कॉलेज में निरीक्षण किया गया। जी हां, मैं आपको बताती चलूं, कई विभागों का निरीक्षण किया गया, पूरा जायजा लिया गया, साथ साथ क्लर्क ऑफिस और सभी चीजों की जानकारी ली गई। किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, उन सभी चीजों का जायजा किया गया। अभिभावकों, बच्चों, पुरातन छात्रों और पुरातन जो शिक्षिका हैं उनसे भी भेंट की गई। साथ साथ आपको बताती चलूं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए। गणेश वंदना, पेंटिंग प्रतियोगिता, क्ले पेंटिंग प्रतियोगिता, बहुत सारी पेंटिंग और बहुत सारी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। This mesmerizing personification is given by Visual Art Drawing and Painting Department, RGPG College, Meerut. Jai Hind, Jai Bharat. A replica of this sculpture is in the National Museum of Chandigarh. Last but not the least is our third scene, representing Apsara, the sculpture of a beautiful woman standing with the support of a pillar and is originally in cave number 2. She seems counting something on her fingers. She stands carefree and relaxed, lost in her own self. The virtuoso artist has carved her so delicately with fine lines that stands as a symbol of beauty and goddess of art, and has divine attraction more than the physical beauty. Here we come to an end of our scene. I hope we were successful in showing you a glimpse of the world-renowned Ajanta caves. Jai Hind, Jai Bharat. Now I request everyone to please stand up for national anthem. जैसा कि मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि दबंगों की दबंगाई कितनी बढ़ चुकी है। दिन दहाड़े किसी पर भी हमला कर रहे हैं, किसी के भी घर में घुस रहे हैं बिना डर खौफ के। लेकिन आपको बताती चलूं, यदि यूनिटी से काम किया जाए, समझदारी से काम किया जाए, तो आरोपियों को गिरफ्तार भी कराया जा सकता है। जी हाँ, आज थाना लिसाड़ी गेट में अभी जो एक कारोबारी हैं, उन्होंने एक मकान बनाया है। उस मकान में अचानक से 2 युवक, जिसमें एक तमंचा हाथ में लेकर उनके घर में घुस गए। पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया, चीख पुकार उठ गई। उनके घर में काफी देर तक हंगामा मचाया गया। तमंचे के बल पर उनको डराया गया। एक अपने आप को नेता बता रहा है, दूसरे के हाथ में तमंचा था, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि आखिर मेन मकसद घर में घुसने का क्या था। क्षेत्रवासियों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक व्यक्ति मौके से फरार है। जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उससे पूछताछ की जा रही है, उससे जानकारी ली जा रही है कि आखिर उनका घर में घुसकर इस तरीके से हंगामा करने का मेन मकसद क्या था। कौन सा
आपका जी वसीम राणा भैया। वसीम जी, क्या घटना हुई थी यहाँ पे? भैया आज मैं 8:30 बजे अपने घर की तरफ आया तो मैंने 2 लड़कों को अपने घर में घुसता हुआ देखा। जिस टाइम वो लड़के घुसे, एक बंदा घुस के औरतों में जा पहुंचा, दूसरे के हाथ में तमंचा था, वो उसके मारने वाला था। मोहल्ले वालों ने साथ मिलके जाके उससे हथियार छीना। इतने में पुलिस आई, पुलिस उस बंदों को साथ में ले गई। एक बंदा भाग गया, जिसको वो मार रहा था वो भाग चुका था। जो मौजूद था उसके हाथ में तमंचा था, वो तमंचा उस लड़के को पुलिस ले गई चौकी में। पहचान में उस लड़के का नाम कैफ है और जो इसके गोली मारने आया था उस लड़के का नाम दानिश है। क्या विवाद चल रहा था, इनको कुछ पता? विवाद क्या, हमें कुछ नहीं पता भैया, हम नए हैं इस मोहल्ले में, इस मोहल्ले के हम नए हैं भैया। ये दोनों कहाँ के रहने वाले? भैया हमें कुछ नहीं मालूम, बताया तो भैया हम 6 महीने से इस मोहल्ले में आके रह रहे हैं, अभी नया मकान है मेरा। मेरठ कॉलेज मेरठ में मैंने आपको पहले भी बताया था कि गर्ल्स हॉस्टल और बॉय हॉस्टल्स बने हुए हैं जिनको काफी समय से बंद रखा गया है, उनको नहीं खोला जा रहा है, जिससे लेकर छात्र और छात्राओं में काफी आक्रोश है। आज हॉस्टल खुलवाने के लिए सभी छात्र छात्राओं ने मिलकर जमकर धरना प्रदर्शन किया, हंगामा किया। प्रिंसिपल ऑफिस में घुसकर उनकी खिड़कियां तोड़ दी, उनके साथ काफी बहस की गई प्रधानाचार्य के साथ और हॉस्टल खुलवाने की मांग की गई। जब काफी समय बहस करते हुए और हंगामा करते हुए हो गया तो प्रधानाचार्य ने सभी छात्र छात्राओं को समझाया और कहा कि मैनेजमेंट कमेटी व अध्यापकों से बात की जाएगी और हॉस्टल खुलवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आपका और क्या? मेरा नाम विजित ताल्याना, मैं एमए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। क्या मांग है भैया आपकी? मांग हमारी साहब छात्रावास की है। पिछले कई सालों से कोरोना काल से इन्होंने कोरोना काल का बहाना देकर छात्रावास को बंद कर दिया था, जबकि कोरोना काल को बंद ख़त्म हुए भी साल भर हो चुका है और लगभग मेरठ के या आसपास के पीजी ले लो, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल ले लो, आरजी कॉलेज के ले लो, सभी हॉस्टल खुल चुके हैं। लेकिन इनकी मंशा कोरोना काल का बहाना बना के हॉस्टल को परमानेंट बंद करके उसको बेच देने की है। आपको ज्ञात भी होगा, पहले एक यहाँ पे हीरा स्वीट रेस्टोरेंट बना हुआ है, वो भी इन्होंने इसी तरीके से बंद करके अब वहाँ पे रेस्टोरेंट बनवा दिया। वही इनकी अभी मंशा है। कौन सा हॉस्टल है भैया? बीएनएम हॉस्टल है। और आज प्रिंसिपल से मिलो तो क्या सुन दिया प्रिंसिपल ने? प्रिंसिपल ने शाम 5 बजे तक का समय मांगा है, उसके बाद छात्र आगे की अपनी रणनीति स्टार्ट करें। अगर आपकी मांग पूरी नहीं तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आंदोलन चलेगा। अब देखिए, हॉस्टल जो है कोरोना काल से ही शासन ने बंद किया और बंदी चल रहा है अभी, और हॉस्टल की स्थिति भी बहुत ठीक नहीं है। बिजली का कनेक्शन नहीं है, पानी की व्यवस्था भी सब ठप है, और मुझे लगता है काफ़ी अब देखना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें नए सिरे से उसको ठीक कराना होगा। हो सकता है कि उसकी छतें वगैरह भी ख़राब हो गई हों, दीवारें ख़राब हो गई हों, तो वो सब के मरम्मत कराने पड़ेंगे और उसमें समय लगेगा। और बाकी तो हमारे हॉस्टल जो थे पहले के, उस सब तो जर्जर होकर के ध्वस्त हो गए हैं और रहने लायक नहीं हैं। तो इस परिस्थिति में जो है हॉस्टल को पहले देखा जाएगा और जो भी संभव होगा छात्र हित में किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो कोई हादसा ना हो। हादसा हो गया तो किसी बच्चे के साथ या कुछ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। और संस्था का उद्देश्य होता है छात्र हित, और हर प्रकार के उसके हित की सुरक्षा संरक्षा के लिए संस्था बनती है और उसको किया जा रहा, प्रयास किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या स्थिति है छात्रावास की, रहने लायक किस पोजीशन में है, उसको रिपेयर कराने में कितने बजट लगेंगे। बजट भी तो देखना पड़ेगा कि ज़्यादा अगर बजट है उसको अब हम दिखवाते हैं तो उस बजट का हमारे पास कोई प्रावधान है कि नहीं, फिर बजट की व्यवस्था करना। क्योंकि हॉस्टल जब पूरी तरह से बच्चों के रहने लायक हो जाएगा तभी तो उसे अलाट किया जा सकता है।
आज अलर्ट कर दें, कल को कोई हादसा हो जाए, दुर्घटना हो जाए, कोई बात हो जाए, तो फिर आप जानते हैं कि स्थिति दूसरी हो जाएगी। अब मैं आपको बताती चलूं कि जब हम कहीं से पैसे लेकर चलते हैं तो हमें सतर्क चलना चाहिए। हमें अपने आसपास किसी को भी ये सूचना नहीं देनी चाहिए कि हमारे पास कितने पैसे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, किस समय जा रहे हैं, या हम किस तरीके से कौन से रास्ते से होकर गुजरेंगे, क्योंकि हमारे आसपास ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। जी हाँ, आज ही मैं आपको बताती चलूं 18 लाख की लूट हुई। मुजफ्फरनगर से कॉन्ट्रैक्टर के पैसे इकट्ठा करके 18 लाख रुपए इकट्ठा करके मेरठ आ रहे थे। थाना भैंसुमा क्षेत्र में अचानक से कार को ओवरटेक किया गया। कार के जो खिड़की थी उसे तोड़ करके 18 लाख रुपए का जो बैग था उसको निकालकर बदमाशों ने हाथ साफ कर दिया। पुलिस जांच में लगी हुई है। एसपी देहात व कई फोर्स वहां पर, कई थानों की पुलिस और फोर्स वहां पर पहुंची, जांच में लगी हुई है, लेकिन अभी तक जो लुटेरे थे उनका पता नहीं चल सका। सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किसी ने तो सूचना दी होगी कि गाड़ी में किस तरीके से पैसा लेकर कोई लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि बिना किसी सूचना के इतनी बड़ी लूट को अंजाम नहीं दिया जा सकता। कैश तो भी करेंगे कल को, कभी नहीं तो मतलब उन्होंने गाड़ी रुकवाई कैसे? हाँ, उन्होंने गाड़ी रुकवाई, गाड़ी अड़ाई, उन्होंने गाड़ी अड़ाई, हाँ गाड़ी अड़ाई, उन्होंने गाड़ी रोकी, शीशे की तरफ आए, शीशा तोड़ा, उनसे बैग छीना, आगे चले। कितने आदमी थे? कितने? दो। ओवरटेक गाड़ी आगे ओवरटेक कर गए। फिर क्या करा उन्होंने आपके, क्या बोले? बस शीशा फोड़ के जी मिर्च डाल दी। मिर्चें? जी। अच्छा। बाहर के हमारी जो कि बिल्कुल खुली नहीं है, पीछे से बैठा था। हम कुछ कर पाते इससे पहले, हमारी आंखों में इतनी जलन होगी, कुछ करा ही नहीं गया। शीशा फोड़ के उनके बेचारे मैंने करा भी न उतरा, इन्होंने साफ हो गया, इन्होंने कंच घुस गया। श्याम मोरवी मंडल द्वारा मैं आपको बताती चलूं 15वां शिव भजन शिव संध्या का आयोजन किया गया जिमखाना मैदान में। जी हाँ, पिछले 15 वर्षों से इस तरीके से श्याम मोरवी नंदन द्वारा शिव संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भक्त बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आज ही मैं आपको बताती चलूं, जो शिव संध्या का आयोजन किया गया, इसमें बहुत सुंदर सुंदर झांकियां निकाली गई, शिव बारात का आयोजन किया गया, साथ साथ शिव दरबार सजाया गया। और आज के कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि रहे वो रहे कैंट विधायक अमित अग्रवाल। हरियाणा व दिल्ली से आए प्रसिद्ध भजन गायकों द्वारा भजन गा करके सभी आए हुए भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। बहुत सुंदर सुंदर जो झांकियां निकाली गई, बहुत सुंदर तरीके से नृत्य किया गया और हर झांकी को विशेष रूप से तैयार किया गया। तो आप देख रहे हैं कि एक और तो कनागत चल रहे हैं और कहा जाता है कि कनागतों में पूजा अर्चना कम की जाती है, लेकिन दूसरी ओर भक्ति में वातावरण भी नजर आ रहा है, क्योंकि भगवान के नजदीक पहुंचने के लिए, भगवान के भजन कीर्तन करने के लिए कोई विशेष दिन नहीं होता। जब हम चाहें भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान के भजनों पर झूम सकते हैं। अपने भक्तों के मध्य सब और आज भगवान श्री सुंदर दरबार सजाकर बैठे, जो भी आज भगवान से उसे
अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। अब मैं आपको बताती चलूं, जिला संबल थाना धनारी क्षेत्र के एक परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई। पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताती चलूं। 17 वर्षीय युवती के पेट में अचानक से दर्द उठा। उसको अस्पताल में पास के ही डॉक्टर से दवाई दिलवा दी गई। दवाई दिलवाने के बाद भी जब उसके पेट का दर्द बंद नहीं हुआ तो उसको दूसरे अस्पताल और 24 घंटे के अंदर कई डॉक्टर्स के पास उसको ले जाया गया। परिवारजनों का कहना है कि उसको 24 घंटे में ही कई जगह पर ले जाया गया और जब अंत में उसको लेकर पहुंचे वहां से दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन दिल्ली रेफर के लिए जब उसको लेकर जा रहे थे तभी रास्ते में 17 वर्षीय युवती की मृत्यु हो गई। परिवारजनों का कहना है कि जो पड़ोस में रहने वाले जो फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने उनको दवाई दी थी वो गलत दवाई दी, जिसके कारण से युवती की मौत हो गई। दूसरी ओर अगर बात की जाए दूसरे पक्ष की तो फार्मासिस्ट से भी हमारी जो एमडी न्यूज के संवाददाता आकिफ सैफी हैं उन्होंने पूरी जानकारी ली। उनका कहना है कि उन्होंने केवल वो दवाई दी थी जो वो लेकर आए थे, उन्होंने अपने पास से कोई भी दवाई नहीं दी है। उन्होंने 50,000 रुपए युवती की बड़ी बहन की शादी में उस परिवार को दिए थे और काफी समय से पैसे की वापसी की मांग की जा रही है, लेकिन पैसे वापस न देने के कारण उन पर ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। उनको तो इस बात की सूचना भी नहीं थी कि लड़की की मृत्यु हो गई है। लड़की के परिवारजनों का कहना है कि उन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर 11 इंजेक्शन और 5 बोतल ग्लूकोज की उस युवती को चढ़ा दी, जिसकी वजह से युवती की मौत हो गई। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं अभी तक पूर्ण रूप से तथ्य सामने नहीं आया कि आखिर सच कौन बोल रहा है, आखिर सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लड़की के परिवारजनों ने थाने में कंप्लेंट करा दी है। जिला संबल से आकिफ सैफी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राम सिंह। राम सिंह। कहाँ रहते हैं? कौन सा गांव है ये? खजरा इनाजगंज। खजरा इनाजगंज। अच्छा, गुड़िया कौन थी आपकी? गुड़िया लड़की थी। क्या हुआ था उसे? ये हुआ था एक जैसे दिन मुझे करीब पेट अंदर मार जी। मैं लगा ही डॉक्टर है उसके पास। किस कौन क्या नाम है डॉक्टर? फिर क्या हुआ? फिर इन्हें इंजेक्शन लगाए जी, दर्द बंद नहीं हुआ जी। लगाती तो नहीं मना करी का हमारे ढूंढ जाएगा जी। फिर बोतल चढ़ा दी। क्या बोतल चढ़ाई? 5 बोतल 11 इंजेक्शन। 5 बोतल 11 इंजेक्शन चढ़ा दिए। कितने देर में? ज़्यादा 1 घंटा। 1 घंटे में। अच्छा, उसके बाद यहाँ के बाद कहाँ ले गए? सब कई जगह लगा, सब लोग कहाँ ले गए? गमा ले गया। फिर गमा कौन साल में? गमे कौन सा नाम? रीना। रीना में। रीना से बाद में कहाँ ले गए? फिर ले गए वहाँ यहाँ ये गाँव में बीजनपुर। हाँ। पुर के बाद संभल गए बाबूर के बाद संभल के बाद कहाँ ले गए? संभल के बाद अलीगढ़। अलीगढ़ क्या क्या डॉक्टरों ने? अलीगढ़ ये क्या उन्होंने तो साहब को याद आओ कहाँ से दवा लेंगे। किस जगह एक्सपायर हुई लड़की? ये लड़की तो फिर मैं दिल्ली को ले जा रहा, बिलेंसर के बराबर जाकर वहाँ पे एक्सपायर हुई। हाँ। अब आप क्या चाहते हो? अब ये चाहते हैं साहब ये ऐसा कराए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन और भी कई कांड हो चुके हैं। आपका मुकदमा पंजीकृत हो गया? हाँ, मुकदमा हो गया था। अब क्या कह रही है पुलिस? अरे पुलिस ने तो कोई बात बताया ना, मैं तो नकल कर लिया, हम कोई बात बताई नहीं। नकल लिया? FIR की कॉपी ले आए आप? हाँ, FIR कॉपी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चेतन कुमार। कहाँ रहते हैं? गांव खजरा इनायतगंज रहते हैं। ये गुड़िया लड़की एक्सपायर हुई है, क्या है ये पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि मेरे पास तो ये 4 तारीख में बाहर से दवा लेके आई थी जी। मैं फार्मासिस्ट हूँ जी। तो दवा अपने इंजेक्शन अपनी दवाई लेके आई थी तो आपने उसको दवा को लगा दिया? मैंने इसके इंजेक्शन लगा दिए और जब इसके दर्द बंद नहीं हुआ तो ये अपनी बाहर ले गए। कहाँ? कौन से? गमा को कह के ले गए। गमा कौन से अस्पताल में? गमा रीना हॉस्पिटल। और कहाँ पे ले गए? रीना हॉस्पिटल में सुबह पूछा तो राम सिंह ने मुझे बताया कि रीना हॉस्पिटल में भर्ती है, अब आराम है। उसके बाद कहाँ ले गए? रीना हॉस्पिटल के बाद में दूसरे दिन को पूछा मैं कहाँ है आपकी लड़की, बोले संभल ले गए, अब बायभूड़ है। फिर इसके बाद कहीं और दिखाया? मलखान सिंह हॉस्पिटल में अलीगढ़ ले गए। अलीगढ़ भी ले गए? हाँ। आपके पास क्या तारीख में आए ये लोग? मेरे पास 4 तारीख में आए थे, ये शाम को करीब 7 बजे। लड़की एक्सपायर किस तारीख में हुई है? लड़की एक्सपायर 15 तारीख में हुई है। 15 तारीख में किस जगह हुई है? बुलंदशहर
से निकल के सिकंदराबाद के पास बताई थी कि अलीगढ़ से सिकंदराबाद दिल्ली ले जा रहे थे। अच्छा, वो आपका आरोप लगा रहे हैं कि गलत दवा इस्तेमाल की लगाई है? आरोप इसलिए लगा रहा है कि मेरे पैसे हैं उनकी तरफ, उन्होंने अपनी लड़की की शादी में 50,000 रुपये ले लिए थे मुझसे। कब लिए 50,000? पिछले साल। तो आपने कहा नहीं पैसे को? मैंने 10 बार मांगे। हाँ। और फिर बोले कि भाई हम जमीन बेचना है, इकरारनामा कराएंगे जी, तब तुम्हें पैसे देंगे। तो इसी मामले में, इसी खुंदक में आपका नाम ले रहा है झूठा? हाँ, इसी कारण मेरा नाम ले रहा है। तो आपने कोई प्रार्थना पत्र दिया है इस मामले में? मैंने कोई प्रार्थना पत्र, मुझे तो पता लगा, गुपचुप मेरा नाम लिया। नाम लेने का जब पुलिस आई तब मुझे पता लगा कहाँ मेरा नाम ले रहे हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ आपके बच्चों के जीवन से जुड़ी खबर की ओर। जी हाँ, जिला संबल थाना गुन्नौर क्षेत्र के गांव सिरौरा काजी में जो प्राथमिक विद्यालय है, वहां पर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार द्वारा मिड डे मील दिया जाता है। आप सभी जानते हैं प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील की व्यवस्था की गई है। मेन्यू पूरा तैयार किया जाता है कि कभी आपको सब्जी रोटी देनी है, कभी सोयाबीन की सब्जी रोटी देनी है, कभी दाल चावल देने हैं, कभी खिचड़ी देनी है। अलग अलग तरीके से मेन्यू बनाकर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। लेकिन प्राथमिक विद्यालय में जब आज हमारे एमडी न्यूज के संवाददाता पहुंचे और उन्होंने थोड़े से वहां पर नजारे कैद किए, तो मैं आपको बताती चलूं वहां की जानकारी के अनुसार कि मिड डे मील में वहां पर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रोज दाल चावल या खिचड़ी ही बच्चों को दी जा रही है, जिनकी गुणवत्ता भी बिल्कुल ठीक रूप से नहीं है। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य से जब इस विषय में बात करनी चाहिए तो उन्होंने टाल मटोल कर दी और आज सोयाबीन बरी और रोटी का टर्न था तो आज भी दाल चावल ही बनाए गए। दाल चावल की कंडीशन भी देखने में लग रहा था कि बिल्कुल भी पौष्टिक नहीं है, उनकी चेकिंग कराई जाए। साथ साथ जब शौचालय की ओर कैमरा घुमाया गया तो शौचालयों की कंडीशन भी काफी खराब थी। आप सभी जानते हैं कि एक और तो बहुत बीमारियां फैल रही हैं, गंदगी से बहुत बीमारी हो रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर जगह सफाई के अभियान चला रहे हैं, जगह जगह पर सफाई व्यवस्था की जा रही है। लेकिन स्कूल में जहाँ छोटे छोटे नौनिहाल रहते हैं वहां पर भी सफाई की व्यवस्था नहीं होगी तो क्या होगा। शौचालयों की हालत बहुत खराब थी। उसके आगे बात की जाए पीने के पानी की टंकियों में काई जमा हुई थी, उसी पानी को बच्चे पी रहे थे। आप जानते हैं कोरोना काल के बाद बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना कितना मुश्किल सा हो गया। बच्चों का जीवन कितना महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि हर चीज से डर लगता है, लेकिन गंदा पानी पीकर भी बच्चे बीमार हो सकते हैं। आज हमारे एमडी न्यूज के संवाददाता ने जब पूरी जानकारी ली, सबसे वहां पर बात की, कुछ नजारे अपने कैमरे में भी कैद किए जो मैं आप तक दिखाने का प्रयास कर रही हूँ कि प्राथमिक विद्यालयों में किस तरीके से बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खाने मिड डे मील से ही नहीं, सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है। जिला संबल से आकिफ सैफी की रिपोर्ट। क्या दिन है आज? आज सोमवार। आज क्या खा रहे हो? आज चावल। रोटी नहीं बनी? नहीं। चावल ही बने? नहीं। ठीक। और डेली चावल बनते हैं? हाँ। ठीक। क्या नाम है? आज दिन क्या है? सोमवार। क्या बना है? चावल। अच्छा, सोमवार को चावल बनते हैं? क्या बनता है? आज क्यों नहीं बनी? आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।